जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाई डू वी रेस्पायर, मींस हम जो सांस लेते हैं उसका रीजन क्या है। इसके अलावा व्हाट इज द ब्रीदिंग फिनोमेना इन द लिविंग बी ह्यूमन बीइंग में जो ब्रीदिंग फिनोमेना होता है वो क्यों होता है। फिर इसके अलावा हाउ डू वी ब्रीथ, कि किस तरीके से हमारे यहाँ ब्रीदिंग फिनोमेना हमारे अंदर होता है। फिर इसके अलावा हम कुछ एनिमल्स के बारे में भी देखेंगे कि उनके में ब्रीदिंग किस तरीके से होती है। जैसे वी विल सी द कॉकरोच, वी विल सी अर्थवॉर्म्स, वी विल सी फिश। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस इज देयर इन देम। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन है क्या। देखिए, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीजेस आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मेन मात्रा में, और जो रिलीज करते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, हमारा ब्रीदिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में ये चीज पढ़ी थी कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट के बने होते हैं, जिसको हम सेल्स कहते हैं। मतलब हम सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सब के अंदर एक छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जिसको हम सेल्स बोलते हैं। बेसिकली जो सेल होते हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के। मतलब ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है जिसको हम सेल कहते हैं। हर सेल ऑर्गेनिजम्स में अगर देखा जाए तो कोई एक सेल नहीं होता। हमारे अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं और हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स का अपना एक फंक्शन है पर्टिकुलर, वो उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी आता है, एक्सक्रीशन भी आता है, रिप्रोडक्शन भी आता है। मतलब ईच सेल इज हैविंग सर्टेन स्पेसिफाइड फंक्शंस, और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, मतलब वो जो फंक्शंस है, जैसे देखिए हर हमारी बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं और हर सेल का अपना फंक्शन है। तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, सेल्स को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी। ईच एंड एवरी सेल नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म द फंक्शन। फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, even when we are sleeping, or even when we are reading, we all require energy. And where do we get this energy from? We are getting this energy from the food we eat, because the food has stored energy, and this food energy is released during respiration. ये जो फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो तभी रिलीज होती है जब रेस्पिरेशन होता है। इसीलिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो इसीलिए रेस्पायर करता है, टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। फूड की एनर्जी को लेने के लिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज टू रेस्पायर। अब ऐसा क्यों होता है? तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग के समय वी ब्रीद इन एयर। क्लियर? हम लोग क्या ब्रीद इन करते हैं, एयर को ब्रीद इन करते हैं, जिसमें मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है, ऑक्सीजन का। किसका कंटेंट होता है, ऑक्सीजन का। और जो हम ब्रीद आउट करते हैं एयर को, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
हम जो रिलीज करते हैं वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब जो एयर मतलब जो ऑक्सीजन हमारे अंदर आया, ठीक, अब जाहिर सी बात है उसको बॉडी के हर पार्ट पे ट्रांसपोर्ट होना है। उस भाई बॉडी के जितने पार्ट्स हैं, सभी जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स का फंक्शन अलग अलग है और सब सेल से बने हैं। तो जितने भी बॉडी के पार्ट्स की सेल्स हैं, उन सभी सेल्स को जरूरत है ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन हमने अपनी नाक से अंदर लिया है, उस ऑक्सीजन को अब हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है ऑक्सीजन का बाकी बॉडी पार्ट्स में, इसके बारे में हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई हमने ऑक्सीजन ले तो लिया, अब बॉडी के अंदर भी तो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, तो हर सेल पे अल्टीमेटली उसको भेजना है। ठीक है। अब वहां पर होता क्या है सेल्स में, सेल्स में इस ऑक्सीजन की मदद से जो हमारा फूड होता है, जो हमारा फूड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन। किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। ये जो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया है उसकी मदद से फूड जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। क्लियर। तो अब इसमें अगर हम आगे देखें तो जो ये जो प्रोसेस होती है, मतलब ये जो फूड के ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस होती है इन द सेल, सेल के अंदर जो फूड का ब्रेकडाउन होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। जब भी कभी फूड का ब्रेकडाउन होता है तो वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और इसी प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब होता क्या है, सेल्स के अंदर फूड होता है, उस फूड का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के कारण फिर वो एनर्जी रिलीज करता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसीलिए कभी भी आपसे पूछा जाए तो सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली कहां होता है, ये ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सभी ऑर्गेनिजम्स की सेल्स पे ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इसमें जो फूड होता है, ठीक है, फूड में बेसिकली कौन सी मात्रा होती है, ग्लूकोज की। फूड में बेसिकली होता क्या है, ग्लूकोज होता है। ये फूड ग्लूकोज के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी। मतलब ये जो फूड होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ये ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और यही एनर्जी सेल्स को उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करती है। तो सेल के अंदर जो रिएक्शन होता है वो ये होता है, ग्लूकोज जो कि फूड है, फूड के अंदर ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक। तो ये जो है ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। फूड का ब्रेकडाउन अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जो कि नॉर्मल केसेस में होता है, जो कि नॉर्मल केसेस में होता है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि जिसमें फूड का ब्रेकडाउन हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर कोई ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फूड का ब्रेकडाउन होता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कई बार ऐसा भी होता है कि फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो उस तरीके के रेस्पिरेशन को बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन भी दो तरीके के हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें फूड का ब्रेकडाउन हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे यहाँ कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रेस्पायर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर भी लिव कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? ऑक्सीजन जो होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी फूड का ब्रेकडाउन होता है, और वैसे ऑर्गेनिजम्स को एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यीस्ट। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्ड, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और चूंकि ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो इसमें एक और चीज रिलीज की जाती है। मतलब इसमें देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ और एनर्जी रिलीज हुई। यीस्ट के अंदर चूंकि जिसमें ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज का, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो इसमें बेसिकली जो कंटेंट निकलता है वो होता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। मतलब वाटर की जगह पे क्या होता है? अल्कोहल रिलीज। ये यीस्ट में होता है। चूंकि इसमें फूड के ब्रेकडाउन के बाद अल्कोहल रिलीज होता है, इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल वाइन और बियर बनाने में काम आता है। वाइन और बियर ये जो बनती है वो इस ऑर्गेनिज्म से बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन वाटर की जगह पे क्या मिल रहा है? अल्कोहल मिल रहा है। क्लियर है? तो ऐसा रेस्पिरेशन, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। अब हमारी बॉडी में भी अगर हम बात करें, तो हमारी बॉडी में भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। वैसे तो हमारे जितने भी सेल्स हैं उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। क्लियर? क्योंकि हम रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कई कई बार किसी किसी सिचुएशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। आपने कभी नोटिस किया हो कि जब आप बहुत तेजी से रन करते हैं या भागते हैं, आप बहुत तेजी से, या आप बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी सांस फूलने लगती है। कभी आपने सोचा है कि आपकी सांस क्यों फूलती है? बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जब आप भागते हैं या जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन। इसीलिए आप कभी भी देखिए, जब आप थकते हैं तो आपको भूख ज्यादा लगती है। कारण क्या है? कि आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस टाइम पे। अब चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, और बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ग्लूकोज से हमें एनर्जी नहीं मिल सकती। तो कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पर, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा लिमिटेड है, और जो हमें जिस टाइम पर ऑक्सीजन चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए। क्लियर? मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में हमको ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर? तो ये बेसिकली क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। नॉर्मली आपने नोटिस किया हो, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो, क्रिकेट आप देखते होंगे, तो कई बार आपने देखा है कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, ठीक है, कई बार उनके बॉडी पे क्रैम्प आ जाता है। मतलब वो दौड़ते दौड़ते उनकी बॉडी पे क्रैम्प आ जाता है। क्लियर? मतलब उनकी मसल्स जो होती हैं वो क्रैम्प करने लगती हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी में, हमने आपको बताया था
कि जो सेल, कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकती हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं वो हमारी मसल की सेल्स होती हैं। हमारी जो मसल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें होता क्या है कि चूंकि भागते टाइम या कुछ हैवी एक्सरसाइज करते टाइम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उस टाइम पर जो रिएक्शन होता है हमारे यहाँ वो इन दी एब्सेंस होता है। और चूंकि हमें एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो जो हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है वो इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है। और इसके कारण एक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। और उसके बाद हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी का तो यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं, लेकिन इस लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। क्लियर? तो इसीलिए कभी भी जब भी देखिएगा जो रनिंग ज्यादा करते हैं उनकी बॉडी पर या उनके मसल पे, पांव पे क्रैम्प आ जाता है। वो क्रैम्प क्यों आता है? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ड्यू टू लैक्टिक एसिड। उसके बाद जैसे ही क्रैम्प आता है तो आप देखते हैं कि क्रैम्प को रिमूव करने के लिए या रिलीफ देने के लिए यू आर टेकिंग हॉट वाटर बाथ। या तो आप गर्म पानी से बाथ लेते हैं या कभी कभार आप मसाज भी करवाते हैं, मतलब आप मसाज भी करवाते हैं उसमें। तो ये बेसिकली होता क्यों है हॉट वाटर बाथ और मसाज? ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देता है। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है? ये इंप्रूव कर देता है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर सेल पे सप्लाई ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने के कारण ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाता है और हमारा क्रैम्प जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन भी दो तरीके के होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण हमारे शरीर में कौन सा एसिड जनरेट होता है? लैक्टिक एसिड। और उसी लैक्टिक एसिड के कारण क्रैम्प पड़ता है, और उसी क्रैम्प को रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग हॉट वाटर बाथ और मसाज, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और हमारा लैक्टिक एसिड जो है वो वापस ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसीलिए रेस्पिरेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फूड की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए रेस्पिरेशन टेक्स अ मेजर पार्ट। बिना रेस्पिरेशन के या बिना ऑक्सीजन के वी कैन नॉट ब्रेक डाउन द फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो एनर्जी अगर हमें खाने की लेनी है तो उसके लिए हमें रेस्पिरेशन का हमारा प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। ना नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं अब ब्रीदिंग, सांस लेना जिसे हम कहते हैं। ब्रीदिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग में बेसिकली हम करते क्या हैं कि एयर को अंदर जो लेते हैं दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन से रिच होती है उस एयर को अंदर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच एयर होती है उसको हम बाहर करते हैं। क्लियर? और इन प्रोसेस को करने के लिए हमें एक ऑर्गन की जरूरत होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। मतलब कि ये जो होता है, ये जो ब्रीदिंग इन एयर करते हैं या ब्रीद आउट एयर करते हैं, तो उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है ना। हमारी नोज, नोज का काम क्या होता है? हमारा लंग्स, इनका काम क्या है? हवा, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। क्लियर? तो बेसिकली ये जो एयर हम अंदर लेते हैं, ठीक है, जो एयर हम अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इनहेलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इनहेलेशन। और जो हम एयर को बाहर करते हैं, गिविंग आउट ऑफ एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं एक्सेलेशन। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है इनहेलेशन और दूसरी होती है एक्सेलेशन। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं तो उसको एक्सेलेशन कहते हैं।
अब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आपने देखा हो थ्रू आउट द लाइफ हम कभी भी बिना सांस लिए नहीं रह सकते। तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब यहां पर कई कई बार तो एक और फिनोमिना यहां पर आता है ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग रेट। आप लोगों ने सुना होगा ब्रीदिंग रेट जो होता है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर जितनी बार सांस ली एक इंसान ने। देखिए सांस लेने का मतलब है इनहेल करना, एक्सहेल करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनहेलेशन को आप ब्रीदिंग बोल देंगे, नहीं। ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, मतलब वन ब्रीदिंग। तो ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार भी ब्रीदिंग होती है उसी को ब्रीदिंग रेट बोला जाता है। क्लियर? और ये ब्रीदिंग रेट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होता है। मतलब एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी में कभी भी ब्रीदिंग रेट एक जैसा नहीं, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, वो कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, अगर हम रात में स्लीप भी कर रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, देन ऑल्सो वी आर ब्रीदिंग। मैंने आपको बताया ना, ब्रीदिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी सांस चल रही होती है, लेकिन उस टाइम पर ब्रीदिंग रेट अलग होता है। इसके बाद जब आप कहीं तेजी से वॉक कर रहे हैं या आप कोई गेम खेल रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाएगा। आप देखते हैं तेज तेज सांस लेने लगते हैं आप कभी भागिए, कहीं बहुत तेजी से भागिए, तो थोड़े टाइम के बाद जब आप रुकते हैं तो आपकी सांस तेज चलने लगती है। क्लियर? या बॉडी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी सांस जो होती है, ब्रीदिंग रेट जो होता है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग का समय पे अलग अलग ब्रीदिंग रेट होता है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी का कोई कॉमन ब्रीदिंग रेट या कोई एवरेज ब्रीदिंग रेट नहीं होता। वैसे तो एवरेज ब्रीदिंग रेट रखा जाता है कि जो एवरेज निकाला जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, बट अराउंड 70 के आसपास है जो कि ब्रीदिंग रेट होता है हमारी बॉडी का। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग उस पे ब्रीदिंग रेट अलग अलग होता है। हम सो रहे हैं तब ब्रीदिंग रेट अलग है, हम पढ़ रहे हैं तब कुछ और ब्रीदिंग रेट है, हम कुछ काम कर रहे हैं तो अदर ब्रीदिंग रेट है, हम गेम खेल रहे हैं तो अदर ब्रीदिंग रेट है, हम वॉकिंग कर रहे हैं तो अदर ब्रीदिंग रेट है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ब्रीदिंग रेट्स होते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हुई? क्लियर? नाउ हाउ डू वी ब्रीथ? अब ये ब्रीदिंग हम करते कैसे? ठीक है, इसके लिए हमें पूरा रेस्पायरेटरी ऑर्गन, हमारे अंदर का जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है वो हमें समझना होगा। ये यहां पर डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम का। क्लियर? अब देखिए, हमारा जो ब्रीदिंग फिनोमिना जो स्टार्ट होता है वो हमारा कहां से होता है? वो हमारा नोज से होता है। हमारी जो नाक होती है वहां से हमारा ब्रीदिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। शुरुआत कैसे होती है? नॉर्मली वी टेक इन एयर, मतलब जो हम सांस लेते हैं, ये जो नाक में जो छेद होते हैं उससे अंदर लेते हैं। क्लियर? जब हम अंदर एयर लेते हैं उससे, तो इस नाक के छेद से वो हवा अंदर कहाँ पास होती है? ये है नसल कैविटी। ये कौन सी है? नस्कल कैविटी। मतलब ये जो नसल कैविटी है इसमें पास की जाती है। मतलब हवा यहां से आती है और यहां से आते आते यहां पर नसल कैविटी पे पास होती है। नसल कैविटी के बाद ये एयर यहाँ पे लंग्स पे जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पर्पल कलर का, ये लंग्स है आपका। ये आपकी बॉडी का क्या है, जिसको हिंदी में फेफड़े बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? फेफड़ा बोलते हैं। तो जो एयर हमने अंदर ली वो नस्कल कैविटी से, सॉरी, नॉस्ट्रल से कहाँ पहुंचती है? नस्कल कैविटी में। और नस्कल कैविटी से वो एयर कहाँ पहुंचती है? लंग्स में। क्लियर? थ्रू द विंड पाइप। ये विंड पाइप होती है। क्लियर? जिसको हम नली कहते हैं। ठीक है, ये विंड पाइप होती है। क्लियर? तो विंड पाइप की मदद से, ठीक है, ये एयर जो होती है वो लंग्स तक पहुंचती है। क्लियर? नाउ अब ये लंग्स बेसिकली कहाँ सिचुएटेड है? आपको ये पूरी एक कैविटी नजर आ रही है।
ये आपको पूरी कैविटी नजर आ रही है, क्लियर। इस पूरी कैविटी को बोला जाता है चेस्ट कैविटी। कौन सी कैविटी बोला जाता है? चेस्ट कैविटी। ये पूरी जो कैविटी है ना, इसको क्या बोला जाता है? चेस्ट कैविटी। तो जो हमारा लंग्स होता है वो हमारी इस चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब देखिए इस कैविटी के चारों तरफ ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये जो आपको ये गोल गोल नजर आ रही हैं, इसको बोलते हैं रिब्स। इसको क्या बोलते हैं? रिब्स। ये इसके चारों तरफ सराउंडेड रहती हैं, सारी साइड्स में क्या लगी रहती हैं? रिब्स, जिसको हम रिब केज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिब केज बोलते हैं, क्लियर। और इसी कैविटी में, क्लियर, और इसी कैविटी में एक लार्ज मर्कुलर शीट भी प्रेजेंट होती है, जो कि उसके फ्लोर पे होती है, जो कि उसके नीचे होती है इस चेस्ट कैविटी के, जिसको डायफ्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायफ्राम बोला जाता है। तो ये इस चेस्ट कैविटी के अंदर ये लंग्स होता है, ये इस लंग्स को सराउंड करने वाली रिब्स होती हैं, ठीक। और उसके नीचे जो मस्कुलर पार्ट रहता है ये होता है हमारा डायफ्राम। अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, मतलब जब हम इनहेल करते हैं एयर को या हम एक्सहेल करते हैं, तो बेसिकली इसमें दो ही पार्ट्स का मूवमेंट होता है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारी बॉडी का ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें सिर्फ दो ही पार्ट्स मूव करते हैं। एक हमारा जो होता है वो रिब्स मूव करती हैं, और दूसरा हमारा ये डायफ्राम मूव करता है, क्लियर। तो एक जो होती है वो रिब्स मूव करती है, और दूसरा जो होता है वो डायफ्राम मूव करता है। तो यही दो पार्ट्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो मूव करते हैं। अब देखिए प्रोसेस कैसे होती है। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर कि ये प्रोसेस कैसे होती है। तो बेसिकली इनहेलेशन और एक्सेलेशन के टाइम पे जो मूवमेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो सिर्फ इन दो का मूवमेंट होता है। एक हमारी जो रिब होती है उसका मूवमेंट होता है, और एक डायफ्राम का मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट देखिए होता कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जनरली जब हम एयर अंदर लेते हैं, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग इनहेलेशन, ठीक है, ये जो रिब्स होती हैं, ठीक है, ये रिब्स क्या होती हैं? ये फैलती हैं। रिब्स क्या होती है? रिब्स का मूवमेंट क्या होता है? आउटवर्ड होता है। और ये रिब्स ऊपर की तरफ जाती है। मतलब ये रिब जो होती है वो किधर जाती है? ऊपर की तरफ, और आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब रिब्स का फैलना, ठीक है। और ये जो डायफ्राम होता है आपका, ये जो डायफ्राम होता है, ये इसका मूवमेंट होता है नीचे। मतलब एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन ये डायफ्राम नीचे होता है, रिब्स ऊपर जाती हैं और फैलती हैं, मतलब बाहर की तरफ जाती हैं। ये देखिए रिब्स आउट होते हैं, ये देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है। रिब जो होती है वो बाहर की तरफ जाती है, एयर अंदर आती है, और ये डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और रिब ऊपर जाकर के आउटवर्ड जाती है, तो यहाँ पर जगह बन जाती है काफी, जिसके कारण जो एयर होती है वो हमारी अंदर आ जाती है, क्लियर। अब उसके बाद जब हम एक्सहेल करते हैं, मतलब हमने ऑक्सीजन एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से हमने क्या एक्सहेल किया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन एयर जो होती है वो बाहर जाती है, एयर जो होती है वो बाहर जाती है, जिसके कारण होता क्या है? ये जो प्रोसेस है ये उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? ये डायफ्राम जो होता है, जो अभी नीचे गया था, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, और ये जो रिब केज, ये जो रिब था, वो मुंह बाहर की तरफ हुई थी, ये वापस अंदर की तरफ, ये वापस क्या होती है? अंदर की तरफ। तो इस तरीके से बॉडी में मूवमेंट होता है। ये आप खुद भी फील करते हैं। आप कभी डीप ब्रीदिंग लीजिएगा और आप यहाँ पर अपने एब्डोमिनल पे हाथ रखिएगा, तो आपको उसका मूवमेंट फील होगा। मूवमेंट जो होगा अंदर बॉडी के, वो आपको फील होता है। तो ये इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। मैंने आपको बताया था नॉस्ट्रिल, जो नाक में छेद होता है, वहां से हवा अंदर आती है, अंदर आकर के नसल कैविटी में जाती है, नसल कैविटी से विंड पाइप के होते हुए लंग्स में जाती है। लंग्स के चारों तरफ क्या लगा होता है? रिब्स लगे होते हैं, नीचे डायफ्राम होता है। जब एयर अंदर आती है तो ये रिब्स ऊपर की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ, और ये जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जिससे एयर अंदर आ जाती है। और उसके बाद फिर जब
एयर को हम एक्सेल करते हैं तब क्या होता है, रिब केज जो होता है वो नीचे हो जाता है और इनवर्ड हो जाता है, ठीक है। रिब्स मूव बैक, रिब जो होती है वापस आ जाती है, डायफ्राम वापस ऊपर, और एयर जो होती है हमारी वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से हमारा रेस्पायरेटरी प्रोसेस होती है। क्लियर, क्लियर हो रही है आपको ये चीजें? आई होप कि आपको पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम समझ में आया होगा कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से रेस्पायरेशन होता है। क्लियर। अब हम ब्रीदिंग्स देखते हैं कुछ अदर एनिमल्स की, मतलब जैसे कॉकरोच की बात करें, या हम अर्थवॉर्म्स की बात करें, या हम फिश की बात करें। फिश मतलब बेसिकली जो वैसे जीव जंतु या वैसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रहते हैं। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर एयर में आपने कभी नोटिस किया हो, पानी के अंदर आप कभी मुंह डालिए, थोड़ी टाइम के बाद आपको मुंह वापस खींचना पड़ता है क्योंकि आपकी सांस रुकने लगती है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी वाटर। या हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले सके। वाटर के अंदर कौन सा ऑक्सीजन है? वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ले सके वैसा सिस्टम हमारे अंदर नहीं होता जो मछलियों में होता है। इसीलिए मछलियां जो होती हैं वो पानी में रह सकती हैं। अब ये क्या होता है ये हम समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो ये सब मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे होता है। क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट और है, यहाँ पर एयर के अंदर कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं। आपने कभी अपने नोज के छेद को ध्यान से देखा हो तो आपकी नोज के छेद के अंदर बाल होते हैं, जिसे हम नाक के बाल कहते हैं, होते हैं। सभी आप देखिएगा अपने तो होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्यों होते हैं शरीर के अंदर? तो उसका कारण ये है कि जो एयर होती है ना, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उसके अंदर आप देखते हैं चूंकि बाहर की हवा काफी पॉल्यूट हो रही है, जिसके कारण स्मोक होता है, डस्ट होता है, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली हमारे जो ये नाक के बाल होते हैं उसमें ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ताकि ये जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो हमारे नसल कैविटी से लंग्स तक नहीं पहुंचते। हालांकि अब तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि हमारे नाक के बाल भी बचा नहीं पाते। इसीलिए आप देखते हैं कई सारी डिसीजेस लोगों को हो रही हैं जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है। क्लियर। तो ये हमारा पूरा रेस्पायरेटरी सिस्टम था। अब हमने बात करी कि ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, जो दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके से ब्रीदिंग। तो ये हमारे सामने एक एनिमल है जिसको हम कॉकरोच कहते हैं। क्लियर। इनकी बॉडी के साइड्स में, अगर आप इनकी बॉडी के साइड में देखें तो साइड्स में इनके एक छोटी सी ओपनिंग होती है। क्लियर। इनकी बॉडी के साइड में ओपनिंग होती है। क्लियर। और भी कई सारे इंसेक्ट्स हैं जिनके जिसमें साइड में उनके ओपनिंग होती है। इसी ओपनिंग को, इन्हीं ओपनिंग्स को क्या बोला जाता है? स्पेरिकल्स। इन्हीं ओपनिंग को क्या बोला जाता है? स्पेरिकल्स। क्लियर। ये फिगर बना हुआ है यहाँ पर, इन्हीं ओपनिंग को क्या बोला जाता है? स्पेरिकल्स। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको ये एयर ट्यूब्स नजर आ रहे हैं, ये आपको एयर ट्यूब नजर आ रहे होंगे, ये अलग अलग जो ट्यूब हैं ये देखिए एयर ट्यूब नजर है, ठीक है। इनको बेसिकली क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ट्रैचियाई। इनको क्या बोला जाता है? ट्रैचियाई बोला जाता है। और गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए इन ट्रैचियाईज का ही यूज किया जाता है। ऑक्सीजन जिसमें एयर, जिसमें और रिच ऑक्सीजन एयर जो होती है वो इन स्प्रिंकल्स से, मतलब ये जो स्पेरिकल्स होते हैं इनसे अंदर आती है, ठीक है। उससे ये कहाँ जाती है? इन ट्यूब्स में जाती है, ठीक है। और उससे फिर वो बॉडी के जाती बाकी पार्ट्स में जाती है और सभी सेल्स तक पहुंचती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होती है वो सेल से इन ट्यूब्स पे आती है, और इन ट्यूब से वो क्या होती है? इन ट्यूब से वो स्पेरिकल्स के ही थ्रू बाहर हो जाती है। मतलब जैसे हमारे लिए नाक होती है वैसे इन इंसेक्ट्स में स्पेरिकल्स होते हैं जो इनकी बॉडी के साइड में होते हैं। क्लियर। तो यही जो एयर ट्यूब्स होती हैं इनको ट्रेचिया बोला जाता है, और ये इंसेक्ट्स में पाई जाती है,
नॉर्मली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ये पाई जाती है। क्लियर? तो ये था हमारा कॉकरोच का। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थवॉर्म्स की, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी जब हम सॉइल चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको अर्थवॉर्म्स के बारे में बताया। अर्थवॉर्म्स बेसिकली जो जमीन के नीचे जो हमारे जानवर रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कारगर सिद्ध होते हैं। तो ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये जो ब्रीथ करते हैं, ये अपने जो पूरा शरीर होता है ना, स्किन होती है, उससे ब्रीथ इन करते हैं। तो ये पूरे स्किन की मदद लेते हैं, तो ये ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन। इसीलिए आपने देखा हो कभी भी आप अर्थवॉर्म को टच कीजिएगा तो उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही मॉइस्ट और स्लिमी टाइप की होती है टचिंग। ठीक। अब इसके कारण क्या होता है, गैसेस जो होती हैं इनके अंदर से पास हो जाती हैं। गैसेस जो होती हैं वो इनके अंदर से क्या होती हैं, पास हो जाती हैं। सिमिलरली आपने देखा हो फ्रॉग्स को, जो हमारे मेढक होते हैं, उनमें भी पेयर ऑफ लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स की तरह उनके अंदर भी लंग्स होते हैं, बट दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। वो भी अपनी स्किन के थ्रू क्या होते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली अर्थवॉर्म्स या फ्रॉग उस तरीके के इंसेक्ट्स हैं जो अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने के लिए। तो ये हमारे क्या होते हैं, अर्थवॉर्म्स। नेक्स्ट मैंने बात करी जो हमारे फिश होती हैं या वो ऑर्गेनिजम्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो किस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं या उनमें रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। देखिए, बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर होते हैं उनके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको ग्रिल कहते हैं। ये ग्रिल प्रेजेंट होती है इसमें। ये ग्रिल हमारे अंदर नहीं होती, ये ग्रिल इनके अंदर होती है। और इन ग्रिल की ही मदद से वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको ये यूटिलाइज कर लेते हैं। हम नहीं कर पाते वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज, इसीलिए हम पानी के अंदर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ग्रिल प्रेजेंट नहीं होती, इसी कारण से हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। आप कभी भी नोटिस करिए, पानी में लोग डूब के मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पानी के अंदर वो सांस नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं जिसको हम ग्रिल्स कहते हैं, जो नॉर्मली मछलियों में होता है। क्लियर ना? अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो आप जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी सांस लेते हैं, बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी एनर्जी चाहिए। तो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं उनको सर्वाइवल होने की। ठीक, उनके लिए भी क्या होता है, उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सकें इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक, क्लियर है? तो इसमें भी, प्लांट्स में भी क्या होते हैं, लिविंग सेल्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, उनमें टाइनी पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। आपको याद होगा, स्टोमेटा से ही क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं। आपने याद होगा जो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी थी, तो उसमें जो वो सनलाइट लेते हैं वो इन स्टोमेटा से ही लेते हैं, जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, क्लियर, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अगर सर्वाइवल करना है या एनर्जी के लिए सर्वाइवल उनको नीड है, तो उनको रेस्पायर करना ही पड़ेगा। दे नीड टू रेस्पायर। तो यहां पर आकर के हमारा चैप्टर खत्म होता है, दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में हर चीज़ को समझा कि ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों होती है, हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।